बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 में दो बहुत मेन इनइक्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे और कुछ एग्जांपल्स मैट्रिक्स स्पेसेस के ऊपर हम लेंगे। आज के जो लेक्चर की आउटलाइन है इसमें हम कॉशीज़ इनइक्वालिटी को डिफ़ाइन करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कॉशीज़ इनइक्वालिटी को कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी भी कहते हैं। कॉशीज़ इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हम मिन्कोस्कीज़ इनइक्वालिटी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जिस वक्त हम मिन्कोस्की इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन और प्रूफ फाइंड करते हैं तो उसमें हमें कॉशीज़ इनइक्वालिटी को यूज़ करना पड़ता है। कॉशीज़ इनइक्वालिटी, मिन्कोस्की इनइक्वालिटी, जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे मैट्रिक्स स्पेसेस के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। और मैट्रिक्स स्पेसेस जब कंसीडर करेंगे तो उनमें कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आएंगे जिन पे हमें मिन्कोस्की इनइक्वालिटी को अप्लाई करना पड़ेगा। हम इसके बाद एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे मैट्रिक्स स्पेसेस की और देखेंगे कि उन एग्जांपल्स को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। उसमें हम फर्स्ट एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेंगे, फिर हम एग्जांपल्स R2 स्पेसेस में लेंगे, Rn स्पेसेस में लेंगे और L2 में लेंगे, और हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स को कॉशीज़ और मिन्कोस्की इनइक्वालिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कॉशीज़ इनइक्वालिटी को लेते हैं। कॉशीज़ इनइक्वालिटी में आप देख सकते हैं कि जब हम सेट ऑफ Rn द सेट ऑफ ऑल n ट्यूपल्स के जब भी कोई से दो एलिमेंट्स लें x और y, जब हम Rn के एलिमेंट्स लें, जब Rn के एलिमेंट लेंगे तो वो n ट्यूपल होंगे। x अगर Rn का एलिमेंट है तो फिर x जो है दैट विल बी इक्वल टू x विल बी इक्वल टू, आप जैसा कि नोटिस कर सकते हैं कि ये n ट्यूपल होगा। अगर मैं x Rn का एलिमेंट लेता हूँ तो ये x जो है ये हमारे पास फिर n ट्यूपल होगा। x जो है दैट विल बी इक्वल टू x1, x2, x3 एंड xn, जहाँ पर ये याद रहे कि ये जो xi हैं ये रियल नंबर्स होंगे, ये R के एलिमेंट्स हैं। सो फॉर ईच i इज इक्वल टू 1 to n। अगर y को मैं Rn का एलिमेंट लेता हूँ तो y भी n ट्यूपल होगा। अगर y को Rn का एलिमेंट लेते हैं तो y भी हमारे पास, अगर y जो है इसे मैं सपोज चूज़ करता हूँ Rn का एलिमेंट, तो फिर ये y n ट्यूपल होगा। ये इक्वल टू होगा y1, y2, y3 एंड yn, जहाँ पर yi जो हैं वो R को बिलोंग करते होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स को। अगर हम कोई एलिमेंट डियर स्टूडेंट्स x3 का लेते हैं तो वो 3 ट्यूपल होगा। अगर कोई x एलिमेंट हम R2 का लेते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर होगा। सिमिलरली जिस वक्त हम Rn का एलिमेंट लेते हैं तो वो n ट्यूपल होता है। तो डियर स्टूडेंट जिस वक्त हम xi yi कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट लेते हैं, x1 का y1 से प्रोडक्ट लिया है, x2 का y2 से प्रोडक्ट लिया है और सो ऑन टू xn का yn से प्रोडक्ट लिया है, और इनके एब्सोल्यूट वैल्यू को सम अप कर रहे हैं, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को सम अप कर रहे हैं। अगर इसमें आप इस टर्म को नोटिस करें, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n absolute value of xi yi, that is actually x1 y1 plus x2 y2 absolute value of course plus absolute value of x3 y3 plus absolute value of so on to xn yn. So this summation is always less than or equal to summation I equal to 1 to n xi modulus square and the whole term square root into summation I is equal to 1 to n yi modulus square and the whole term square root. So left hand side को अगर आप देखें तो this is sum of the product of xi है। That is again I repeat, left hand side of this inequality, this is unequal. This inequality left hand side is summation I equal to 1 to n absolute value of xi yi
So this is xi yi is product of the corresponding terms. So this inequality is important. This splits down the product of xi yi into the individual terms, xi modulus square and its sum and its square root, then yi modulus square and its sum and its square root. Or the same term can also be written as summation I equal to 1 to n absolute value of xi yi is less than equal to norm of x into norm of y, where remember norm of x is equal to summation I is equal to 1 to n modulus square of xi and whole square root is called the norm of x. This inequality is called Cauchy's inequality. हम इस inequality को prove करना चाहेंगे. इस inequality को prove करने के लिए हम सबसे पहले consider करते हैं proof. हम let करते हैं x और y Rn के elements. जब हमने इनको Rn का एलिमेंट लिया है तो नेचुरली x इज n ट्यूपल, y इज n ट्यूपल. तो फिर हमें मालूम है कि फॉर एनी रियल नंबर्स a b belonging R, we know that a minus b square is equal to a square plus b square minus 2ab is always greater than or equal to 0. This is equal to 0 if a is equal to b, otherwise this is greater than equal to 0. Or the same expression be written as 0 is less than or equal to a minus b square, which is equal to a square plus b square, and I simply add and subtract 2ab in this term on the right hand side, plus 2ab minus 2ab, and this minus 2ab already exists. So the right hand side becomes a square plus b square plus 2ab minus 4ab, or this is equal to a plus b square and minus 4ab. Therefore, if I take this 4ab on left hand side, then we will be getting 4ab is less than or equal to a plus b whole square, or we can write ab is less than or equal to 1 by 4 a plus b whole square, or again we can write square root, positive square root of ab is less than or equal to 1 by 2 a plus b. Remember, this inequality is true for all real numbers a and b. If I choose in particular a is equal to absolute value of xi divided by the norm of xi and this whole square, if I choose a is equal to this and I choose b is equal to absolute value of yi divided by norm of y and this whole square. By placing these values in equation 1, we will be getting that
xi modulus over norm of x into yi modulus into divided by norm of y is less than or equal to 1 by 2 xi modulus divided by norm of x square plus yi modulus divided by norm of y square. This implies that xi yi modulus over norm of x into norm of y is less than or equal to 1 by 2 xi modulus square divided by norm of x square plus yi modulus square divided by norm of y square. Placing summation on both the sides, we will be getting that summation I is equal to 1 to n xi yi modulus divided by norm of x into norm of y is less than or equal to 1 by 2 summation I is equal to 1 to n xi modulus square over norm of x square plus yi modulus square with summation I is equal to 1 to n norm of y square. So this is equal to, this implies 1 over norm of x into norm of y summation I is equal to 1 to n absolute value of xi into yi is less than or equal to 1 by 2 1 by norm of x summation I is equal to 1 to n xi modulus square plus 1 over norm of y summation I is equal to 1 to n absolute value of yi square. So by definition we know that this is equal to norm of x, hence we can write that 1 over norm of x into norm of y summation I is equal to 1 to n xi yi modulus is less than equal to 1 by 2 summation 1 by norm of x into norm of x plus 1 by norm of y into norm of y, and this is equal to actually 1 by 2. This is 1 plus 1
this is equal to 1. So this implies summation I is equal to 1 to n xi yi is less than or equal to norm of x into norm of y, or we know that norm of x is equal to summation I is equal to 1 to n xi mod square and this whole 1 by 2, and norm of y is equal to, this is equal to summation I is equal to 1 to n yi square and square root. So summation I is equal to 1 to n absolute value of xi yi is less than or equal to summation I is equal to 1 to n absolute value of xi modulus square root into summation I is equal to 1 to n modulus yi square and square root. This inequality is known as Cauchy's inequality. So this inequality is very much important. You can notice that the sum of the absolute values of the product of the corresponding terms of xy is less than or equal to the product of the square roots of the sum of the squares of the absolute values of the terms. So this establishes a relation between these two terms. On the left hand side we have the sum of the products, and on the right hand side we have the product of the sums. This inequality is known as Cauchy's inequality. हम नेक्स्ट स्टेप में जब मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो उसके प्रूफ के अंदर इस रिलेशन को यूज करेंगे, इस कॉशीज इनइक्वालिटी को यूज करेंगे. विद द हेल्प ऑफ कॉशीज इनइक्वालिटी हम मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इधर अंडरस्टैंड करें कि जिस वक्त हमारे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द टर्म्स होती हैं वो लेस देन और इक्वल टू होती हैं प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ दीज टर्म्स as mentioned on the right hand side. So Cauchy's inequality को Cauchy-Schwarz inequality भी कहते हैं. Cauchy's inequality को Cauchy-Schwarz inequality भी कहते हैं. तो हम नेक्स्ट मिन्कॉस्की inequality को कंसीडर करते हैं. मिन्कॉस्की's inequality में जैसा कि स्टेट किया गया है कि जब भी हम x और y Rn के दो एलिमेंट्स लेते हैं तो नेचुरली वो एंट्यूपल होंगे. जब x Rn को बिलोंग करेगा तो x एंट्यूपल होगा, y जब Rn को बिलोंग करेगा तो y भी एंट्यूपल होगा. तो फिर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम x और y की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को पहले ऐड करते हैं, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं और फिर टर्म्स को सम अप करते हैं और लास्टली उसका स्क्वायर रूट लेते हैं. जैसा कि आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर मेरे पास x, जैसा कि इस जगह पे हमें मालूम है कि x Rn का एलिमेंट है तो इट मीन्स कि x एंट्यूपल है. इट मीन्स कि x जो है वो एंट्यूपल है. इसका मतलब है कि इसके x1, x2, x3 एंड सो ऑन एंड xn इस n पे डिपेंड करता है. n इज फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3 एंड सो ऑन. y भी हमने
Rn का एलिमेंट लिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि y भी n ट्यूपल होगा. दिस y इज अगेन n ट्यूपल with y1, y2, y3 and so on and yn. लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं कि हम ले रहे हैं x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, x3 प्लस y3, xn प्लस yn. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हम इन कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को, x और y के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं. फर्स्ट ऐड करने के बाद x1 प्लस y1, फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर लेते हैं. फिर x2 प्लस y2 एंड स्क्वायर, सो ऑन xn प्लस yn एंड स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है समेशन I is equal to 1 to n absolute value of xi plus yi स्क्वायर. और ऐसा करने के बाद फिर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया है. और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज 1/2. सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. जबकि राइट हैंड साइड पर हम ये कर रहे हैं कि जिस वक्त x हमारे पास Rn का एलिमेंट है, तो पहले हम x के हर कंपोनेंट का राइट हैंड साइड पर हम उसके हर कंपोनेंट का x1 का एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर, x2 absolute value square and so on, and xn absolute value square, and then its square root. And the same thing can be written as summation I is equal to 1 to n xi modulus square and its square root. Similarly for y. So राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं कि हम x के कंपोनेंट्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज की स्क्वायर्स का सम एंड देन इट्स स्क्वायर रूट ले रहे हैं. वेयर एज लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम x और y के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को ऐड करते हैं. ऐड करने के बाद उनका स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर लेने के बाद फिर उन सारे कंपोनेंट्स को सम अप करके स्क्वायर रूट लें. सो लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड. इस इनइक्वालिटी को मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी भी कहते हैं. आपने फर्दर ये याद रखना है कि नॉर्म ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन I equal to 1 to n xi modulus square and square root. Similarly norm of y. So norm of x को define किया जाता है that is summation I equal to 1 to n xi modulus square and then square root of the whole term. Similarly the norm of y. तो हम इस inequality को प्रूव करना चाहेंगे. इस inequality को प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं x प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर, x प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू समेशन I is equal to 1 to n xi प्लस yi मॉडुलस स्क्वायर. इस स्क्वायर लेने से इस राइट साइड की टर्म का स्क्वायर रूट एबॉलिश हो गया है, स्क्वायर रूट खत्म हो गया है. दिस इज इक्वल टू दिस थिंग. हम इसको रीराइट कर सकते हैं, इसको रीराइट कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू
summation I is equal to 1 to n xi plus yi into xi plus yi। हमें मालूम है कि xi plus yi is absolute value is less than or equal to xi plus yi। सो अगर इस वैल्यू को इस जगह पर हम प्लेस करें तो हमें ये लेस देन और इक्वल टू समेशन I is equal to 1 to n xi plus yi, लेकिन इस xi plus yi को मैंने लिख लिया है xi मॉडुलस प्लस yi मॉडुलस। चूंकि मैंने राइट हैंड साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi प्लस yi को रिप्लेस किया है इससे बड़ी टर्म एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ yi से, सो ये इक्वल साइन चेंज हो जाएगा इनटू इनइक्वालिटी में। सो इधर से आप नोटिस करेंगे कि x प्लस y के मॉडुलस का स्क्वायर is less than or equal to summation I is equal to 1 to n xi plus yi into xi absolute value plus yi absolute value। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं इसको रीराइट करता हूं इस तरह से कि x दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ x प्लस y का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n xi plus yi into xi plus summation I is equal to 1 to n xi plus yi into yi। On right hand side you can notice that this is a sum of the product of two terms, sum of the product of two terms। On the right hand side you can notice that this is sum of the product of two terms, therefore we can apply Cauchy's inequality on each term on the right hand side। So by Cauchy's inequality, we have this summation I is equal to 1 to n xi plus yi into xi, this is less than or equal to summation I is equal to 1 to n xi plus yi square and square root into summation I equal to 1 to n xi modulus square and square root, and summation I equal to 1 to n xi plus yi into yi is less than or equal to
summation I equal to 1 to n xi plus yi square root into summation I equal to 1 to n yi square root. So placing these values in equation 1, we get by equation 1 we get norm of x plus y square is less than or equal to summation I equal to 1 to n xi plus yi square root into summation I equal to 1 to n xi square root plus summation I equal to 1 to n xi plus yi square root into summation I equal to 1 to n yi square root. We can take common summation I equal to 1 to n xi plus yi square root, and we will left with summation I equal to 1 to n xi square and its square root plus summation I equal to 1 to n yi square and square root. So this implies x plus y norm square is less than or equal to x plus y norm by definition into norm of x plus norm of y, because we know that this is norm of x and this is equal to norm of y. So this implies x plus y norm is less than or equal to norm of x plus norm of y, or we can write summation I is equal to 1 to n xi plus yi square and its square root is less than or equal to summation I equal to 1 to n xi square root plus summation I equal to 1 to n yi square root. This completes the proof. This completes the proof. So this is known as the proof of the Minkowski inequality. This is Minkowski inequality. Minkowski inequality is proof. In Minkowski inequality, we notice that summation I equal to 1 to n xi plus yi absolute value square and then its square root
whole square root is less than equal to square root of the summation I equal to 1 to n xi mod square plus square root of the summation I equal to 1 to n yi modulus absolute value modulus square. So this is the Minkowski inequality. Dear students, after studying this Cauchy inequality and Minkowski inequality, now we are able to handle some examples of matrix spaces in which we will find the solution of the triangular inequality by the use of the Minkowski inequality. So first of all, for this we recall the definition of the metric space, because again we are going to study, to discuss some examples on metric spaces. As you know that a distance function is a real valued function from x cross x to R which satisfies the following three conditions: that d of xy is always greater than equal to 0, and d of xy is equal to 0 if and only if x is equal to y for every xy belongs to x. The second condition is d of xy is also equal to d of yx, which is called symmetric property of the distance function. And the third one is called the triangular property or the triangular inequality, in which d of xz is less than equal to d of xy plus d of yz for every three numbers x, y and z belonging x. So D be a metric on a set X if it satisfies all the three axioms from x cross x to R. XD is called metric space with metric D. X is called the underlying or the ground set. D is called the metric or the distance function on X. Elements of a metric space are called points of the metric space, and XD together, XD is called, the pair XD is called metric space. Okay, now dear students, we consider the first example today. In this example, we are taking x is equal to C, the set of all complex numbers. You are already familiar with the set of complex numbers. Here we are taking x is equal to C, the set of complex numbers, and you know that C is equal to R cross R. We define D from C cross C to R by the formula D of Z1 Z2 is equal to absolute value of the difference of Z1 and Z2. So this is Z1 minus Z2, its absolute value. So this is how we are defining distance from C cross C to R. The function D from C cross C to R. D of Z1 Z2 is equal to absolute value of Z1 minus Z2 for every two elements Z1 and Z2 belonging C. Then we need to show that this set C under this defining D is a metric space. And in other words, we have to prove that D defined by D of Z1 Z2 is equal to Z1 minus Z2 modulus is a distance function. This metric is known as usual metric on C. This metric is known as usual metric on C. Remember, whenever we define D from C cross C to R by this relation, that is D of Z1 Z2 is equal to absolute value of Z1 minus Z2, then this distance function, with this distance function, this D is called usual metric on C. Remember that we identify Z1 Z2 belongs to C means Z1 and Z2 are complex numbers. Z1 and Z2 are complex numbers where C is R cross R. For example, if we have an element of C that is an ordered pair AB, the elements of complex numbers can be expressed in the form of ordered pairs AB. जब हम complex numbers
के एलिमेंट को इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे ए बी, तो इसका मतलब ये होगा कि a प्लस आयोटा बी, वेयर a इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, और इसको आमतौर पर स्मॉल z के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सो a प्लस आयोटा बी c का एलिमेंट है, जिसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, और अगर ऑर्डर्ड पेयर इसके ऊपर से खत्म करेंगे तो a प्लस आयोटा b लिखा जाएगा। b is called imaginary part and a is called real part of this complex number. So अगर z1 मेरे पास x1 और x2 के इक्वल हो, जहां पर ये याद रहे कि a और b हमारे पास रियल नंबर्स हैं। सो अगर हम z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर में x1, x2 की फॉर्म में लिखा जाएगा, और z2 is equal to y1, y2. So this is again in the form of ordered pair. Here we are considering two complex numbers z1 and z2. Then जैसा कि एग्जाम्पल 1 में डिफाइन किया गया है, z1 माइनस z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट. सो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ the difference of two complex numbers. So हमने वेरीफाई करना है कि अंडर दिस कंडीशन ये हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है. डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जब मैंने कोई z1 इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में this is R, this is R, this R cross R is called complex plane, set of all complex numbers. इसमें किसी जगह पर मैंने एक एलिमेंट लिया है z1, जिसके x कोऑर्डिनेट जो है that is equal to x1 और इसका y कोऑर्डिनेट is equal to x2, और कोई और एलिमेंट लिया है z2 जिसका x कोऑर्डिनेट जो है that is equal to y1 और z कोऑर्डिनेट जो है that is equal to y2. So z1 minus z2 is difference between x coordinates modulus square plus difference between y coordinates modulus square, that is x1 minus y1 modulus square plus x2 minus y2 square and then its square root. So this is the absolute value of z1 minus z2. हम इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये फंक्शन d जो कि डिफाइन किया गया है d c क्रॉस c से r पर, जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, क्या ये मीट्रिक की तमाम प्रॉपर्टीज को यानी d1, d2, d3 को सेटिस्फाई करता है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने d1 में ये चेक करना है कि क्या d ऑफ z1 z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या नहीं. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन d ऑफ z1 z2 which is equal to z1 minus z2 modulus, and this is further equal to square root of x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square. Since x1, x2, y1 and y2 are all real numbers, and we know x1 minus y1 square is always greater than equal to 0, x2 minus y2 square is always greater than equal to 0, implies that x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square
is greater than or equal to 0, or the square root of x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square is greater than or equal to 0 gives d of z1 z2 is greater than or equal to 0. Further, we know that d of z1 z2 is equal to 0 if and only if square root of x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square, this is equal to 0, and if and only if x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square, this is equal to 0, if and only if x1 minus y1 square is equal to 0 and x2 minus y2 square is equal to 0, if and only if x1 minus y1 is equal to 0 and x2 minus y2, this is equal to 0, if and only if x1 is equal to y1 and x2 is equal to y2, or x1 x2 is equal to y1 y2 implies z1 is equal to z2. Hence d of z1 z2 is equal to 0 if and only if z1 is equal to z2. This implies d1 is satisfied. Now we go to the second condition of the metric space. Here we have d of z1 z2 is equal to z1 minus z2 modulus, which is equal to z2 minus z1 modulus. This is equal to d of z2 z1 for z1 z2 belonging C. This implies symmetric property of D hold in the set of complex numbers, that is D2 is satisfied. Now D3, let Z1 is equal to x1 x2 Z2 is equal to y1 y2 and Z3 is equal to exile 1 exile 2, where Z1 Z2 Z3 belongs to C and xi yi exile I belongs to R for each I is equal to 1 and 2. We consider D of
z1 z3, which is equal to z1 minus z3, which is equal to square root of x1 minus exile1 square plus x2 minus exile2 square, which can be written as summation I is equal to 1 to 2 xi minus exile I square and its square root. This is by definition between z1 and z3. So this is equal to x1 minus exile1 square plus x2 minus exile2 square root. This can also be written as summation I equal to 1 to 2 xi minus exile I square and its square root. So we can write it as, we know that xi minus exile I is equal to xi minus yi plus yi minus exile I. This is less than or equal to xi minus yi plus yi minus exile I, or xi minus exile I square is less than or equal to xi minus yi plus yi minus exile I and this square. And this implies summation I is equal to 1 to 2 xi minus exile I square, which is equal to summation I equal to 1 to 2 xi minus exile I square, and this is less than or equal to summation I is equal to 1 to 2 xi minus yi plus yi minus exile I this square root and its square root by Minkowski inequality. We have this thing is less than or equal to summation I equal to 1 to 2 xi plus yi square and square root plus summation I equal to 1 to 2 yi minus exile I square and its square root. On left hand side you can notice that summation I equal to 1 to 2
xi minus xi I square root. This gives that d of z1 z3 is less than or equal to d of z1 z2 plus d of z2 z3. That is, d3 is satisfied, hence D is metric on C, and this C together with this D is a metric space. This is called usual metric on C. Remember that the triangular property in C can only be established with the help of Minkowski inequality. If there is no Minkowski inequality, then we cannot express this xi minus xi in terms of xi minus yi plus yi minus xi. So इस प्रॉब्लम में D3 कंडीशन को, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हमें मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी की ज़रूरत पेश आती है. तो मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी की हेल्प से हमने इस एग्जाम्पल को इस्टेब्लिश किया है. हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड सेट है वो Rn है, द स्पेस ऑफ ऑल n tuples, its elements are n tuples, and we define D from Rn cross Rn to R by the equation D of xy is equal to summation I equal to 1 to n xi minus yi square and its square root for every xy belongs to Rn. And we know that as x and y are taken from Rn, therefore x is n tuple, that is x is equal to x1, x2 and xn, and y is n tuple, that is y is equal to y1, y2, y3 and yn. Then we have to prove that D is metric on Rn. It means we have to verify the condition D1, D2 and D3. If all these three conditions for the metric are defined and satisfied, then this D will be representing a metric or a distance function or Rn, and this Rn together with this D will be known as the metric space. So verification में हम सबसे पहले D1 को वेरीफाई करते हैं. D1 को वेरीफाई करने के लिए जैसा कि x और y हमने एलिमेंट्स लिए हुए हैं, x इज इक्वल टू x1, x2, xn, y is equal to y1, y2, yn. याद रहे कि xi और yi रियल नंबर्स हैं और x और y चूंकि ये n ट्यूपल्स हैं लिहाजा ये Rn के एलिमेंट्स हैं. इसमें डिस्टेंस फंक्शन को इस रूल से डिफाइन किया गया है. डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन किया गया है, मैं रिपीट करता हूं, d of xy is equal to summation I is equal to 1 to n xi minus yi square and square root. So D1 को चेक करने के लिए हमें मालूम है कि xi माइनस yi का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है
for each xi yi belonging R। जब भी ये दो रियल नंबर होंगे तो इनके डिफरेंस का स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो दिस मीन्स फिर इनका जो समेशन होगा i इज इक्वल टू 1 to n xi minus yi square, this will be greater than or equal to 0 for each I is equal to 1 to n। this will be greater than equal to 0। अगर ये greater than equal to 0 है तो it means कि इसका square root that is summation I is equal to 1 to n xi minus yi square and its square root that is a positive square root, this is greater than equal to 0, or it means कि d of xy is greater than or equal to 0। again हम चेक करते हैं कि d of xy is equal to 0 if and only if summation I equal to 1 to n xi minus yi square and square root, this is equal to 0, and if and only if summation I equal to 1 to n xi minus yi square, this is equal to 0। अगर हमारे पास किसी टर्म का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0 हो तो फिर वो टर्म ही 0 होती है, और अगर इन तमाम पॉजिटिव टर्म्स का सम इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि फिर xi माइनस yi का स्क्वायर इक्वल टू 0 है फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 एंड n। याद रहे कि इस जगह पर चूंकि समेशन के अंदर I इक्वल टू 1 to n तमाम टर्म्स कवर हो गई हैं और इस जगह पर हमने समेशन को ओमिट किया है, देयरफॉर हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि दिस इज ट्रू फॉर I इक्वल टू 1 2 to n, जबकि इस जगह पर समेशन के अंदर सारी टर्म्स कवर हो रही हैं। अगर पॉजिटिव टर्म्स का समेशन सम ऑफ n नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स कि ईच टर्म इज इक्वल टू 0, और अगर हमारे पास टर्म का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स कि वो रियल नंबर ही इक्वल टू 0 है। xi minus yi, this is equal to 0 for each I is equal to 1 2 up to n, and this is equal to 0 means if and only if xi is equal to yi for each I equal to 1 to n। this means x1 is equal to y1, x2 is equal to y2, x3 is equal to, अगर ऐसी बात हो तो if and only if x1 x2 xn is equal to y1 y2 yn, this means that x is equal to, this means that this if and only if x is equal to y, that is d of xy is equal to 0 if and only if x is equal to y। this implies d1 is satisfied। d2 is d of
xy is equal to summation I is equal to 1 to n xi minus yi square root. This is equal to summation I equal to 1 to n yi minus xi square root. Remember, xi minus yi square is always equal to yi minus xi square, क्योंकि xi और yi हमारे पास रियल नंबर्स हैं, लिहाजा xi minus yi square is equal to this, and this thing is equal to d of y x. This implies d2 is satisfied. Now we verify d3. For this we consider three elements of Rn. X, y, z belongs to Rn, where x is equal to x1, x2 and xn, y is equal to y1, y2 and yn, z is equal to z1, z2 and zn. जब भी x Rn को बिलोंग करेगा n ट्यूपल होगा, जब y Rn को बिलोंग करेगा y भी n ट्यूपल होगा. n ट्यूपल्स मीन y1, y2, y3, yn. z Rn को बिलोंग करता है तो z इज n ट्यूपल. इस जगह पर हमारे पास x i r के एलिमेंट्स हैं, इधर y i r के एलिमेंट्स हैं, इधर z i r के एलिमेंट्स हैं. फॉर ईच i इज इक्वल टू 1 to n. हम कंसीडर करते हैं, हमें मालूम है कि डिस्टेंस बिटवीन x and z will be by definition equal to summation I equal to 1 to n xi minus zi square and square root. We can rewrite this is equal to this. Now xi minus yi square is equal to xi minus yi square. This is equal to xi minus yi, sorry, zi xi minus yi plus yi minus zi square. This is less than or equal to xi minus yi plus yi minus zi and this square. This implies summation I is equal to 1 to n for each I is equal to 1 to n. For each I equal to 1 to n. This xi minus zi square and its square root is less than or equal to summation I is equal to 1 to n xi plus yi plus xi minus yi plus yi minus zi square and its
square root. Using Minkowski inequality, we get on right hand side this thing is equal to, on the left hand side we have this is equal to d of x z, this is less than or equal to summation I equal to 1 to n xi minus yi square root plus summation I equal to 1 to n yi minus zi square root. This implies d of xz is less than or equal to d of xy plus d of yz, or d3 is satisfied, that is the triangular property is satisfied. Once the triangular property is satisfied, then this d is, this implies d is metric on Rn, and this Rn together with this d is a metric space. So dear students, you can notice कि हमने कॉशी इनइक्वालिटी आज प्रूव की है, हमने मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी को प्रूव किया है, और फिर दो एग्जाम्पल्स को हमने कंसीडर किया है, और उन दोनों एग्जाम्पल्स में एक हमने R2 में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एग्जाम्पल कंसीडर किया है जहां पर हमने डिस्टेंस को z1 माइनस z2 मॉडुलस से डिफाइन किया, और सेकंड एग्जाम्पल जो हमने कंसीडर किया है वो Rn में कंसीडर किया है, और उसमें हमने डिस्टेंसेस को समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस yi स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से डिफाइन किया। तो हमने देखा कि इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर जो d3 हमारे पास ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी है उसको हम सॉल्व कर सके विद द हेल्प ऑफ मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी। तो मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी साइंसेस में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हम आज के लेक्चर में हमने कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी भी कहते हैं उसको, उसकी स्टेटमेंट को देखा, उसके प्रूफ को किया, फिर हमने मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी को स्टेट किया, उसकी स्टेटमेंट को डिस्कस किया, और फिर उसके प्रूफ को किया, फिर हमने दो रिलेटेड एग्जांपल्स को किया। डियर स्टूडेंट, आप इनको तैयार करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप जब केयरफुली इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को देखेंगे और इन एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको गिवन एक्सप्रेशन को मेट्रिक स्पेस प्रूव करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और जब भी आपके पास डिस्टेंस फंक्शन d फ्रॉम x क्रॉस x टू r डिफाइंड होगा तो गिवन 3 एक्सियम्स d1 d2 d3 को वेरीफाई करने के बाद आप बता सकेंगे कि क्या गिवन फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन है या गिवन फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन नहीं है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि लेक्चर नंबर 4 है, उसमें भी चंद एक एग्जाम्पल जिसमें दिए हुए फंक्शन को चेक करेंगे कि क्या वो मेट्रिक फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन है या नहीं है, और हम देखेंगे कि चंद एक एग्जांपल्स में दिया हुआ फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन होगा, यानी d1 d2 d3 को सेटिस्फाई करता होगा, और दूसरी चंद एग्जांपल्स में दिया हुआ फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन नहीं होगा चूँकि वो किसी एक या एक से ज़्यादा एक्सियम्स ऑफ d1 d2 d3 को सेटिस्फाई नहीं करता होगा। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही आज के लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।